नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान, जहां पर राजस्थान की विधानसभा में सदन की कार्रवाई लगातार जारी है। जो पाइपलाइन वो लीकेज आते थे 5-7 दिन का शेड्यूल पूरा बिगड़ जाता है। तो पानी, दूसरा जो पानी की चोरी हो रही है, ये भी बहुत बड़ी एक समस्या हो। आने वाले समय में एक बहुत बड़ी जो चोरी है, मुकदमे सबसे ज्यादा इसी के शुरू हो जाए। जहां से पाइपलाइन गुजरती है, या तो खेत वाले चोरी कर लेते हैं। गांव में जहां पानी आता है, जो सक्षम है वो मोटर लगा के पूरा पानी खींच लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे ही पूरे गांव में पानी सप्लाई नहीं होता। तो इस पानी की चोरी को रोकने का प्रयास करने का, विभाग में कोई शिकायत जाती है चोरी की, तो बड़ी विडंबना है कि विभाग कहता है कि आप लोग मुकदमा इसका दर्ज कराओ, आप लोग FIR कराओ, तब हम लोग आगे कोई बात करेंगे। अरे पानी विभाग का, लाइनें विभाग की, तो विभाग क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराएगा? गांव वाला गांव के दूसरे अपने साथी से, अपने भाई से बैर नहीं रह सकता। सरपंच मुकदमा नहीं दर्ज करा सकता, उसको आगे चुनाव लड़ना, उनसे जीत के आता है, वो मुकदमा दर्ज नहीं कराता। कहीं न कहीं वो दबाव में रहता है। इसलिए आप विभाग को आदेश दें कि विभाग जो चोरी की जहां भी सूचना मिलती है FIR दर्ज करे, उनके पास कार्रवाई करे। तीसरा, ये जो जेजेएम में कुछ गांव फर्स्ट फेज में हमारे हुए थे, उनमें 3 गांव ऐसा है जिसका कोई धनी धोरी नहीं। PHD कहती है हमारे अंडर में नहीं है, PMC कहती है हमारे अंडर में नहीं है, पंचायत कहती है हमारे परमिशन नहीं है। कोई भी उनकी मेंटेनेंस, कोई भी उनकी सार संभाल नहीं कर रहा। ये फर्स्ट फेज में बने थे 2021 से पहले, 2021 में। पंचायतों ने उस समय 10% राशि कलेक्ट करी थी। वो बजट पंचायत में एक फंड में पड़ा है, पर न तो उनको स्वीकृति दे रहे कि उस फंड से वो कनेक्शन चालू कर सके, उसको कस कर सके, न उस फंड को वो मेंटेनेंस में उपयोग ले रहे हैं। उसके बाद तो सरकार ने कह दिया था कि भी कोई फंड कलेक्ट नहीं करेंगे, पर उन 3 गांव में वो फंड पड़ा है। तो ऐसे और भी बहुत से जगह राजस्थान में होंगे। आप कृपा करके स्पष्ट निर्देश दें कि उस फंड को वो मेंटेनेंस में काम ले सके, और क्यों ले सके, क्योंकि मेंटेनेंस आ रहा है, ये मान के चलिए। पाइपलाइनें ऐसी है, कहीं भी फूट जाती है, सरपंच उनको कराता नहीं, विभाग करने दे, और 3 गांव बंद पड़े। सप्लाई इसलिए नहीं दे रहे कि कहीं पाइपलाइन फट गई, कहीं पाइपलाइन लीकेज है, इसलिए ये हो नहीं रहा है। इसलिए मेरी यही मांग है कि पानी बहुत बड़ी एक समस्या आने वाले समय में हो जाएगी, इसलिए अपन इसको सुधार करें, ताकि पानी सबसे बड़ी जरूरत है। मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। श्री डॉक्टर रितुजी भानावत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 41 और 42 पर बोलने का समय दिया। जलम ही प्राणिन प्राणाः जलाच्छस्य जीवनम न जलेन बिना लोके शस्य बीजम प्रजायते। अर्थात जल जीवित प्राणियों की जीवन धारा है, जल ही फसल का जीवन है। पानी के बिना दुनिया में कहीं भी जीवन के बीज पैदा नहीं हो सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो सर्वविदित है कि जल के बिना जीवन निराधार है, जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और जैसे कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसके अकॉर्डिंग हर सरकार का यह दायित्व बनता है कि वो आम जनता को पेयजल व सिंचाई के हेतु जल उपलब्धता को पूर्ण करने के सहयोग प्रदान करते हुए आवश्यक कदम उठाए। किंतु हमने देखा कि पिछली सरकार द्वारा इस हेतु किए गए निरर्थक प्रयासों और केवल केंद्र सरकार पर आरोप की परिणति बखूबी से हम सबने देखी है, जिसके माध्यम से हम देखे हैं कि जल जीवन मिशन, जिसके माध्यम से आम राजस्थानी के घर का सूखा मिट सकता था। ERCP के माध्यम से तब के 13 जिलों को सिंचाई का पेयजल मिल सकता था, सिंचाई हेतु पानी मिल सकता था। लेकिन हमने ये भी देखा कि जल जीवन मिशन को जल घोटाला मिशन बनाकर पिछली सरकार ने रख दिया, और भ्रष्टाचार इतना हुआ कि अखबार की सुर्खियों में हर दिन अखबार की सुर्खियां जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार को बयां करती थी। फिर राजस्थान में जनता ने राज बदला, सोच को बदला, आइडियोलॉजी को बदला, और आम राजस्थान का नागरिक
सोचने लगा कि हम में से कोई राजस्थान की सत्ता पर आए और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से किसान का बेटा, हम सबके दर्द को समझने वाला व्यक्ति राजस्थान के मुखिया बने आदरणीय भजनलाल जी, और राजस्थान के दर्द को समझते हुए राज्य में जल आपूर्ति और संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए। उनके भागीरथी प्रयासों का ही परिणाम था कि राम जल सेतु लिंक परियोजना, जिससे 17 जिलों में 3.25 करोड़ लोगों को पेयजल की उपलब्धता हुई। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यमुना जल समझौता, जिससे कि शेखावटी की पेयजल समस्या का स्थायी निदान होगा। इन सब प्रयासों के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। प्रयास अगर पहले से शुरू होते तो आज काम धरातल पर होते। आज प्रयास शुरू हो चुके हैं और काम भी धीरे धीरे धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। अब हम बात करें मंत्री जी की। आदरणीय कन्हैयालाल जी चौधरी मंत्री जी ने जल जीवन मिशन में हो रहे घोटालों के लिए मैंने जब भी बताया, मेरे क्षेत्र में दो तीन पंचायतों की शिकायतें मैंने जब भी बताई, उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ जांच बिठाई। तो ये कहना निरर्थक है कि प्रयास नहीं किए जा रहे। जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार सरकारों में हुए उनको खत्म करने का प्रयास ये सरकार कर रही है और इसलिए ये साधुवाद की पात्र है। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि जल जीवन मिशन की समीक्षा की जरूर है और इसके लिए मैं कुछ सुझाव आपको देना चाहती हूं मंत्री जी। इसमें मैं ये कहना चाहती हूं कि अमृत 2 योजना में भरतपुर जिले में 2 बार निविदा हुई है और 2 बार निविदा होने के बाद एक ही फर्म आई है। तो मेरा कहना यह है कि आप भरतपुर जिले की एक साथ न करके अगर अलग अलग करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो टाइम लिमिट बढ़ा है जल जीवन मिशन का वो 2028 तक का है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम जल्दी काम पूरा करना चाहते हैं तो इस निविदा का जो टाइम है, जो विधानसभा क्षेत्र वाइज कर ले या ब्लॉक वाइज कर ले, जिससे क्वालिटी भी बढ़े और आपका टाइम भी स्पीडली ये काम हो सके। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि जेजेएम में घाणियों और नंगलों को, जो लोग जुड़े हुए नहीं है इस मिशन जेजेएम स्कीम के तहत, उनको भी जोड़ा जाए जिससे ज्यादा लोग लाभान्वित हो पाए। एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि जेजेएम में पंचायतों में आपका डीप बोर हो गया, टंकियां बन गई, पानी भी शुरू हो गया। ठेकेदार ने हैंडओवर की जब बात करी तो हैंडओवर न तो पंचायत का सरपंच लेना चाहता है और ले भी लेता है तो वो थोड़े दिन बाद मेंटेनेंस के अभाव में वो योजना गौण हो जाती है। तो मेरा मंत्री जी को ये सुझाव है कि आप पीएचडी इसको हाथ में ले और ताकि इसका प्रॉपर वाटर सप्लाई का हो सके हर गांव में, पंचायतों में जो जेजेएम स्कीम में आ रहे हैं। साथ ही मैं कहूंगी कि प्रॉपर वाटर सप्लाई के लिए हमें लोगों की भी आवश्यकता होती है, मैन पावर की भी आवश्यकता होती है और हमारे इस जेजेएम स्कीम में भी है कि नल जल मित्र योजना के माध्यम से हर पंचायत पर लोगों को लगाया जाए। तो जो 2 लोग आप लगाएं हर पंचायत पर, उनको जल्दी नियुक्त करें ताकि जो जहां पर टंकियां बन चुकी है वहां पर प्रॉपर सप्लाई शुरू हो। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि आज भरतपुर के दैनिक भास्कर में एक खबर छपी कि 2013 में जो पूर्व में हमारी योजना थी, हमारी सरकार की योजना, ये जो बीजेपी सरकार की योजना थी और इसके आरओ प्लांट लगाए गए थे, आरओ प्लांट लगे थे और भरतपुर और डीग जिले में 988 में से 294 आरओ प्लांट अभी बंद है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि एक कहावत भी है इंग्लिश में कि वाटर इज लाइफ, क्लीन वाटर मीन्स हेल्दी लाइफ। तो मैं कहूंगी कि आरओ प्लांट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सकती है और मेरा ये निवेदन रहेगा कि इन आरओ प्लांट्स को ओएनडम नहीं होने के कारण से ये शुरू नहीं हो पा रहे हैं, तो पॉलिसी बनाई जाए और इनको शीघ्र शुरू किया जाए। साथ ही मेरे विधानसभा क्षेत्र में जलदाय विभाग में जेईएन पद बयाना रुब्बास में रिक्त है, उन्हें शीघ्र भरा जाए जिससे कि जमीनी स्तर पर फील्ड में लोगों को अधिकारी जाए और स्कीम की मॉनिटरिंग कर सके। साथ ही ये भी कहूंगी कि सोलर ट्यूबवेल सभी जगह ओएनडम के कारण से बंद है। ओएनडम पॉलिसी आप डिसाइड करें जो भी सोलर ट्यूबवेल्स है, जिससे कि लोग लाभान्वित हो पाए। और कई ऐसे मेरे क्षेत्र में पहाड़ी और पठारी इलाका है, तो जो जेजेएम में अभी स्कीम में
पाइपलाइन डल रही है वो वहां पर सक्सेसफुल नहीं है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप माइनिंग एरिया डांग क्षेत्र में डीआई पाइपलाइन डालें, उसको रिवाइज करके सर्वे करवाएं जिससे कि वो लॉन्ग टाइम के लिए सक्सेसफुल हो सके। और आपने किया भी है, मैलपुर चूरा मैंने आपने शिकायत की थी, उसमें आपने डीआई पाइपलाइन के लिए प्रपोजल मांगा है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि पठारी और पहाड़ी इलाकों में ये आप इसका रिवाइज सर्वे करवाकर डीआई पाइपलाइन की बात करें। साथ ही मैं ये कहना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में चंबल परियोजना के 72 गांव जुड़े हुए रूपबास क्षेत्र में, और आज की तारीख में हर गांव में 4-5 पॉइंट होते हैं। अगर हम हर गांव का मॉनिटरिंग करें तो हम देखेंगे कि फर्स्ट टू लास्ट जो पॉइंट है वहां पर पानी की सप्लाई नहीं हो पाती, या तो पहले ही पॉइंट पर पहले और दूसरे पॉइंट पर पानी आ जाता है, पूरे सब जगह पानी नहीं पहुंच पाता। और हम आज बात कर रहे हैं हर घर जल हर घर नल की। तो चंबल परियोजना के माध्यम से हम जिन जगह पर ये परियोजना संचालित हो रही है वहां पर ऐसे प्रयास करें कि ज्यादा पॉइंट्स हो, ज्यादा चंबल के पॉइंट्स लगे जिससे कि पूरे गांव में वाटर सप्लाई प्रॉपर हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि चंबल परियोजना से जुड़े हुए गांवों में यह भी होता है कि जलदाय विभाग और चंबल वाले जो अधिकारी हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, और इससे क्या होता है कि आम लोग बहुत प्रभावित होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम गर्मियों में तो आपस में कोऑर्डिनेशन बने और वो प्रॉपर वाटर सप्लाई का काम हो सके। जहां पर चंबल का पूरा पानी नहीं पहुंच पा रहा वहां पर टैंकर से उनकी सप्लाई हो जाए तो लोग ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो पाएंगे। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि ईआरसीपी राम जल सेतु लिंक परियोजना, ये परियोजना हमारे जिलों के लिए, पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी है, सबको मालूम है। और जब से इसका राम जल सेतु लिंक परियोजना पड़ा है तो वाकई में ये कहूं कि राम के आने से, कि जो राम को लाए हैं वो हम राम को लाए हैं और वो पानी भी लाएंगे, तो निश्चित तौर पर ये बहुत साधुवाद वाली योजना है। माननीय अध्यक्ष जी, इस योजना के माध्यम से डूंगरी बांध से बंद बारेठा और बंद बारेठा से चैनल के माध्यम से पानी भरतपुर तक ले जाने की योजना है। मेरा निवेदन है कि गंभीरी नदी का नेचुरल फ्लो, वाटर फ्लो जो है वह सेवला हेड से रूपबास की ओर है, और गंभीरी नदी व कुकुर नदी का प्रवाह सुनिश्चित करते हुए उसको आप भरतपुर तो ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माड़ापुरा, कंजौली, दाहिना, बोकोली, दोरदा, सिंगावली, चकोरा, शक्करपुर, पांडरी, नयागाम तक भी पानी पहुंचे, इसकी योजना भी साथ साथ रहे ताकि नेचुरल फ्लो वाले जो गांव हैं वो इस पानी के न होने से अप्रभावित नहीं हो। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि राम जल सेतु योजना में खानवा बंद को भी जोड़ा जाए और इसकी ऊंचाई भी बढ़ाई जाए जिससे रूपबास की ढहर तक पानी उपलब्ध हो सके। साथ ही मिल्सवा, मेरथा, इब्राहिमपुर, शक्करपुर, नयागांव, चेकोरा ग्राम पंचायत का वाटर लेवल बढ़ सके। रूपबास के ढहर में डैम या एनीकट बनाया जाए जिससे कि जल स्तर बढ़े। साथ ही मैं कहना चाहूँ, एक मिनट और समाप्त कीजिए। पहाड़िया के माइनर, धोरैया माइनर, खेड़ा ठाकुर माइनर, रुदावल माइनर, और इनकी भी लंबाई बढ़ाई जाए। खंड कार्यालय खोला जाए, एक्शन कार्यालय रूपबास में खोला जाए इरिगेशन का, और रूपबास में खंड स्तरीय एएन कार्यालय खोला जाए। बंद बारेठा की ऊंचाई बढ़ाने और जमा सिल्ट को हटाने की भी आवश्यकता यहाँ पर है। और मैं यही कहूंगी कि गंभीरी नदी व कुकुर नदी के प्रवाह क्षेत्र में जो भी अवरोधक चीजें आ रही हैं उनको हटाकर इसका प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। मैं यही कहूंगी कि बहुत काम पानी के क्षेत्र में हो रहा है, सरकार का बहुत साधुवाद है, और मैं यही कहूंगी इसी तरह काम करते रहें। धन्यवाद। और हमारे राजस्थान को अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 4142 पर बोलने का मौका दिया। पानी है कितना अनमोल, जान लो तुम इसका मोल, बिना पानी है धरती सूनी, बिन पानी जीवन का नहीं मोल। और ये मोल श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के लोग सबसे ज्यादा इस महत्व को समझते हैं, और जब गंगानगर हनुमानगढ़ के लोग इस महत्व को समझते हैं तो आज श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर किसान अपनी फसल बचाने के लिए धरना दे रहे हैं, हाईवे जाम किए हुए हैं और रात को धरने पर सोते हैं। और रात एक मिनट आज वक्ताओं की संख्या ज्यादा है, दोनों ही दलों ने बात कर ली है। 8 मिनट में अपनी बात समाप्त करनी है, 6 मिनट पर मैं घंटी बजाऊंगा।
2 मिनट में जो इम्पोर्टेंट आपकी बात है वो रख दे। ठीक है। कृपया समय का ध्यान रखते हुए, नहीं तो आज की रात 1 बजेगी, इसलिए समय पर जाने के लिए 2-2 मिनट सभी का कम किया गया है। प्लीज सदस्य। धन्यवाद सभापति महोदय। तो पानी का जो महत्व है वो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के लोग समझते हैं, और वहां किसानों की पकी हुई फसल है, जहां लोग धरना दे रहे हैं पानी के लिए, रात को वहीं सोते हैं, रात को वहीं यानी खाते हैं और पानी की मांग के लिए धरना दे रहे हैं। एक तरफ तो गंगानगर हनुमानगढ़ का किसान पानी के लिए धरना दे रहा है, और दूसरी तरफ सभापति महोदय हमारे पानी पाकिस्तान है वो जा रहा है। आज से काफी साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं जाने देंगे। तत्कालीन जल संसाधन मंत्री ने भी कहा था कि पाकिस्तान को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा देंगे। लेकिन हालात ये है कि आज जहां हम पानी के लिए तरस रहे हैं, वहां पाकिस्तान पानी है वो 600-700 क्यूसेक से लेकर के 1800 क्यूसेक तक पानी है वो पाकिस्तान जा रहा है। और दूसरी तरफ सरहिंद फीडर की मरम्मत का काम पंजाब सरकार ने और राजस्थान सरकार ने जो पैसा दिया उसके लिए उन्होंने जनवरी में काम शुरू कर दिया, और जनवरी में काम शुरू होने की वजह से फरवरी के अंदर ही 5 फरवरी से आईजीएनपी का जो पानी है वो सिर्फ सिंचाई का पानी इन्होंने बंद कर दिया। जो 1-2 पानी सिंचाई के इनको मिलने चाहिए थे उधर के किसानों को, ये हालात खराब करने का काम पंजाब की सरकार ने और राजस्थान सरकार ने दोनों ने मिलकर के इसको खराब करने का काम है वो किया है। दूसरी तरफ सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं कि श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर लगभग 12 लाख एकड़ में गेहूं की बिजाई हुई, लेकिन किसान है वो पानी के लिए पूरी तरह से तरस रहा है। इसके लिए राजस्थान सरकार को पूरी तरह से इस बात पर संज्ञान लेने की जरूरत है। सूरतगढ़ के अंदर 365.500 आरडी पर क्रॉस रेगुलेटर बने हुए 1 साल हो गया, लेकिन उस क्रॉस रेगुलेटर को चालू नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से बिरदवाल से लेकर के और 335 आरडी तक जो नहरें हैं या जो आउटलेट हैं नहर के अंदर, उन सारे के सारे किसानों को पानी की बहुत बड़ी किल्लत है वो दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि उस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर खाले जो 20 से 25 साल पुराने बने हुए हैं, उन खालों को मरम्मत की जरूरत है, उन खालों के लिए बजट देने की जरूरत है, नहीं तो किसानों का जो पानी है वो खराब आज भी हो रहा है। इसके साथ साथ मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि आप इस सरकार ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 2025 तक जेजेएम योजना के तहत सभी घरों तक हम पानी पहुंचा देंगे, लेकिन अभी इन्होंने खुद ने ही उस जेजेएम योजना को 2028 तक बढ़ाने का काम किया है। तो क्या ये संकल्प पत्र जो इन्होंने पहले वायदा किया था उस वायदे को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देख रहे थे राजस्थान विधानसभा के अंदर जो है सदन में लगातार जो है पानी को लेकर, पानी की किल्लत को लेकर, पेयजल की व्यवस्था को लेकर, सुचारू तरीके से चलाने को लेकर जो है बात रखी जा रही है। तमाम तरीके की जो है अपनी अपनी बातों के जरिए बताया जा रहा है कि किस तरीके से पेयजल का संकट है और किस तरीके से उसको सुव्यवस्थित करना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जरिए जिस तरीके से दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा में कोई शॉर्टकट नहीं होते। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने की और जो है विद्यार्थियों को न केवल पाठ्यक्रम बल्कि जीवन और बदलते परिवर्तनों से जो है संबंधित सामग्री पढ़ने की सलाह दी है। बागड़ी ने भारतीय ज्ञान विज्ञान की महानता पर जोर देते हुए नकल की प्रवृत्ति को रोकने और रोजगार देने की मानसिकता विकसित करने की आवश्यकता व्यक्त की है। उन्होंने 2047 तक भारत को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उधर सीएम भजनलाल शर्मा से मंगलवार को सिख समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के नाम पर छात्रावास के लिए जो है भूमि
आवंटन की घोषणा पर आभार जताया है और सीएम को गुरु गोविंद सिंह और साहिबजादों की तस्वीर और तलवार भेंट की है। सीएम ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहिबजादों की बहादुरी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर पर राजस्थान सिख समाज के अध्यक्ष अजयपाल सिंह और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। उधर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि ग्रामीण विकास प्रदेश की प्रगति का आधार है और इस बजट में बुनियादी ढांचे, कृषि, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9,000 रुपए की गई है और युवाओं के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार की योजनाएं शुरू की गई हैं। सीएम ने पानी और बिजली की प्राथमिकता को लेकर प्रदेश में कई परियोजनाओं का जिक्र किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास को भी सराहा है। साथ ही कार्यक्रम में आमजन ने जो है सीएम का स्वागत किया है। उधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान पर्यटन विभाग ने अपनी प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाए। और आपको बता दें कि ITB बर्लिन 2025 में राजस्थान पर्यटन मंडप का उद्घाटन जर्मनी में भारतीय राजदूत के अजीत गुप्ते ने किया है। आपको बता दें कि इस साल राजस्थान पर्यटन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आनंद त्रिपाठी और उपेंद्र शेखावत ने किया, जिसके साथ जो है पैलेस ऑन व्हील्स और अन्य पर्यटन व्यापारियों ने भी भाग लिया है। 3 दिनों के दौरान जो है राजस्थान के अधिकारी जो है 40 से अधिक पर्यटन संबंधित बैठकें करेंगे। उधर बगरू विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर बढ़ती सड़क जो है दुर्घटनाओं को देखते हुए विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी से जो है फ्लाईओवर निर्माण की मांग की है। उन्होंने महापुरा मोड़, बड़के बालाजी देवलिया और दहमी कला और छितरौली जैसे प्रमुख स्थानों पर फ्लाईओवर बनाने की आवश्यकता जताई है। वर्मा ने पत्र में कहा कि यहां राजमार्ग देश के सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक है। उधर कोटपुतली में जिला न्यायालय की स्थापना की मांग को लेकर बानसूर कस्बे में बुधवार को बंद आयोजित किया गया, जिससे व्यापारिक, सामाजिक संगठनों और निजी स्कूल संस्थाओं का समर्थन मिला है। बंद के कारण कस्बे के बाजारों और मुख्य मार्गों पर सन्नाटा छा गया और दुकानों के शटर बंद रहे, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित नहीं हुई। यहाँ भी करवाया है, नारायणपुर, विराटनगर, कोतली, पाटा, सभी यूनियनों ने, बार एसोसिएशनों ने 500 जगह बाजार बंद रहा है और आगे अभी कार्रवाई चल रही है। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो हम आगे भूख हड़ताल भी रखेंगे और आगे जब तक नहीं होगा तब तक हम आगे हमारा अनशन और भूख हड़ताल जारी रहेगा। सर्वविदित है कि पिछले 20 दिनों से बानसूर विभाग कोटपुतली में डीजे कोर्ट खोलने को लेकर जो है बानसूर के अधिवक्ताओं ने कस्बे की मुख्य सड़कों पर पैदल मार्च निकाला और बानसूर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट बनवारी लाल यादव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने मुशर्रफ कोर्ट से लेकर हरसौरा चौक तक पैदल मार्च निकालकर सरकार को संदेश दिया। उधर जयपुर डिस्कॉम की सतर्कता शाखा ने जो है ब्रह्मपुरी क्षेत्र स्थित होटल जय पैलेस की जांच की और जहां घरेलू विद्युत कनेक्शन पाया गया और मीटर की डिस्प्ले और टोंग टेस्टर के लोड में अंतर पाया गया। होटल मालिक मोहनलाल सैनी ने मीटर को रिमोट से ऑपरेट कर बंद चालू किया। उधर तिरुपति मंदिर के प्रसाद में कथित मिलावट की जांच के लिए एसआईटी की टीम मंगलवार को बीकानेर पहुंची और कोयला गली स्थित घी के प्रतिष्ठानों पर छापा मारा और टीम ने फर्म में रखे घी के टीन से सैंपल लिए। सूत्रों के अनुसार लंबे समय से इस फर्म से जुड़े डीलरों पर मिलावट की शिकायतें आ रही थी। उधर नगर विकास न्यास और नगर निगम में संयुक्त रूप से शहर में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया और आपको बता दें कि आज कई जगहों से सिवाय सड़क किनारे लगाई गई अस्थायी दुकानों और दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों को समझाइश भी दी गई कि भविष्य में वे ऐसा न करें।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।